नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलेंगे, पश्चिमी राजनीतिक विचारों के सफर पर। ये उन सवालों के जवाब खोजने की एक कहानी है जिन्होंने हजारों सालों से हमारे समाज को आकार दिया है। सोचिए, हजारों सालों से दुनिया के बड़े से बड़े विचारक इन्हीं बुनियादी सवालों से जूझते आए हैं। एक न्यायपूर्ण समाज कैसा होता है? शक्ति यानी पावर आखिर आती कहाँ से है? और एक अच्छा जीवन जीने का मतलब क्या है? हम इसी महान संवाद या ग्रेट कॉन्वर्सेशन में गहराई से उतरने वाले हैं, ये देखने के लिए कि समय के साथ इन सवालों के जवाब कैसे बदले और कैसे हर विचारक ने अपने से पहले आए लोगों के विचारों को ही आगे बढ़ाया या फिर उन्हें चुनौती दी। तो ठीक है, चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है प्राचीन यूनान के शहर राज्यों से। देखिए, पहला और सबसे बड़ा संवाद हुआ एक गुरु और उनके शिष्य के बीच, प्लेटो और अरस्तु। प्लेटो का सवाल था कि एक आइडियल स्टेट यानी एक आदर्श राज्य क्या है? एक ऐसा राज्य जो पूरी तरह तर्क और न्याय पर टिका हो। वहीं उनके शिष्य अरस्तु ने ज्यादा प्रैक्टिकल रास्ता अपनाया। उन्होंने बेस्ट पॉसिबल स्टेट यानी सबसे बेहतर संभव राज्य पर ध्यान दिया, जो इंसानी स्वभाव की हकीकत को समझता हो। प्लेटो के लिए एक न्यायपूर्ण राज्य बिल्कुल एक न्यायपूर्ण इंसान की आत्मा जैसा था। इसमें 3 वर्ग होते हैं और हर कोई अपना काम करता है। समझदार दार्शनिक शासक, बहादुर सैनिक और संयम से काम करने वाले प्रोडक्टर्स। दूसरी तरफ अरस्तु का तर्क था कि राज्य कोई बनावटी चीज नहीं बल्कि एक प्राकृतिक संस्था है और ये जरूरी है ताकि लोग कानून के राज में एक अच्छा और पूरा जीवन जी सकें। उनका मानना था कि इंसान स्वभाव से पॉलिटिकल एनिमल होते हैं, मतलब लोग एक समुदाय का हिस्सा बनकर ही अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच पाते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सोच कैसे बदली। अगले 1000 साल के लिए इस संवाद ने एक बहुत बड़ा मोड़ लिया जब ईसाई धर्मशास्त्र बातचीत के केंद्र में आ गया। सेंट ऑगस्टिन जैसे विचारकों ने दुनिया को 2 हिस्सों में देखा। एक था परफेक्ट, हमेशा रहने वाला ईश्वर का नगर, जो आध्यात्मिक दुनिया थी, और दूसरा था खामियों से भरा अस्थायी पृथ्वी का नगर, यानी हमारा राज्य, जिसकी जरूरत सिर्फ दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए थी। तो सबसे जरूरी बात ये हो गई कि राजनीतिक फिलॉसफी अब दुनियावी शक्ति और ईश्वरीय कानून के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश बन गई। असली बहस ये थी, क्या राजा का अधिकार पोप से बड़ा है या चर्च के पास सबसे ज्यादा अधिकार है? और फिर आया पुनर्जागरण का दौर, जिसने इस बातचीत का फोकस ईश्वर से हटाकर वापस इंसान पर ला दिया। यहाँ एंट्री होती है मैकियावेली की, जिन्होंने राजनीति को नैतिकता से बिल्कुल अलग कर दिया। उनका तर्क था कि एक शासक का एकमात्र लक्ष्य शक्ति हासिल करना और उसे बनाए रखना है, भले ही इसके लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल क्यों न करना पड़े। इसने शक्ति को राजनीतिक सोच का केंद्र बना दिया। इसी दौर में एक नया विचार सामने आया कि राज्य आखिर बना कैसे? ये एक सामाजिक अनुबंध है, मतलब सरकार लोगों के बीच एक समझौते का नतीजा है, जहां लोग सुरक्षा के बदले अपनी कुछ आज़ादी छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। 3 बड़े विचारक थे, हॉब्स, लॉक और रूसो, और तीनों ने इस अनुबंध को बिल्कुल अलग-अलग तरीके से सोचा, क्योंकि इंसानी स्वभाव के बारे में उनके विचार बहुत अलग थे। हॉब्स के लिए अगर कोई राज्य न हो तो जीवन एक जंग है, जहां हर कोई हर किसी के खिलाफ है। इसलिए लोग अपनी सारी आज़ादी एक ताकतवर शासक को सौंप देते हैं, सिर्फ एक चीज के लिए, सुरक्षा। व्यक्ति पर इस नए फोकस ने आधुनिक राजनीति की सबसे बड़ी बहस को जन्म दिया। एक तरफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता और दूसरी तरफ सामाजिक समानता के बीच का तनाव, और ये एक ऐसी बहस है जो आज भी चल रही है। एक तरफ जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे विचारक थे, जिन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की वकालत की। उनका तर्क था कि राज्य को किसी के काम में तभी दखल देना चाहिए जब किसी दूसरे को नुकसान हो रहा हो। इसे नुकसान का सिद्धांत भी कहते हैं। और दूसरी तरफ थे कार्ल मार्क्स, जिनका तर्क था कि आर्थिक असमानता के बिना सच्ची आज़ादी मिल ही नहीं सकती। उनका मानना था कि जब तक एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता रहेगा, तब तक कोई भी सच में आज़ाद नहीं हो सकता। तो ये पूरा 2500 साल का सफ़र हमें कुछ बुनियादी सवालों पर लाकर खड़ा कर देता है, जिनका जवाब हम आज भी ढूंढ रहे हैं।
और ये बहुत शानदार ढंग से उन 5 स्थायी विषयों को दिखाता है। राज्य का स्वभाव क्या है, असली शक्ति किसके पास है, न्याय का मतलब क्या है, एक व्यक्ति का राज्य से क्या रिश्ता है, और स्वतंत्रता और समानता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्लोबल चुनौतियों जैसी नई चीज़ों के साथ इन्हीं बुनियादी विचारों पर लगातार बहस हो रही है और उन्हें नए तरीकों से समझा जा रहा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस महान संवाद का अगला अध्याय अब कौन लिखेगा।